नमस्कार दोस्तों, एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, जिसका अगला टॉपिक है रक्ताधान। रक्ताधान होता क्या है? तो रक्ताधान में रक्त का स्थानांतरण होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर एक व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित किया जाता है। ये रक्ताधान के अंदर दो प्रक्रियाएं होती हैं, दोनों वैज्ञानिक आधारित प्रक्रियाएं हैं। कौन कौन सी होती हैं दोनों प्रक्रियाएं? एक तो ब्लड को इकट्ठा करना और दूसरा आधान, मतलब उस रक्त को किसी दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित करना। तो रक्ताधान संपादित करने वाले एक डॉक्टर, फ्रांस के एक डॉक्टर थे, फ्रांस के चिकित्सक डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस। जीन बैप्टिस्ट डेनिस नामक फ्रांस के डॉक्टर थे जिन्होंने पहली बार रक्ताधान को संपादित किया। कब किया? तो इन्होंने 15 जून 1667 को 15 जून 1667 को एक 15 वर्षीय बालक में 15 वर्षीय बालक के अंदर रक्ताधान संपन्न कराया। ये 15 वर्षीय बालक जो था, इस बालक के अंदर भेड़ का रक्त स्थानांतरित किया गया। पहली बार रक्ताधान संपन्न कराने वाले डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस फ्रांस के रहने वाले। कब किया गया? 15 जून 1667 को। किस जानवर का? तो ये था भेड़ का रक्त इंसान को चढ़ाया गया, एक 15 वर्षीय बालक को। हालांकि इसके बाद ये जब प्रयोग किया गया, इसके 10 वर्ष बाद जानवर के रक्त को मनुष्य को चढ़ाने पर, मनुष्य में रक्ताधान करने पर रोक लगा दी गई। होता क्या है रक्ताधान? तो रक्ताधान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। हम कह सकते हैं ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति का रक्त या फिर रक्त से संबंधित उत्पादों की बात की जाए तो प्लाज्मा या प्लेटलेट्स, एक व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में स्थानांतरित किया जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? रक्ताधान बोलते हैं। तो ये रक्ताधान की आवश्यकता क्यों हुई? रक्ताधान की आवश्यकता क्यों हुई? तो बात की जाए रक्ताधान की आवश्यकता की। कब कब आवश्यकता हो सकती है? किसी एक्सीडेंट या फिर किसी दुर्घटना के अंदर किसी व्यक्ति का अधिक रक्तस्राव हो जाए, अधिक रक्त बह जाए, तो ऐसी स्थिति में आवश्यकता होती है। ऑपरेशन के समय ब्लड की आवश्यकता हो सकती है, तो हम कह सकते हैं शल्य चिकित्सा के समय
शल्य चिकित्सा के समय। और कब हो सकती है? यदि कोई व्यक्ति हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है, ऐसी स्थिति में रक्तदान की आवश्यकता हो सकती है। या फिर कोई अन्य बीमारी से ग्रसित है तो ऐसी स्थिति में भी रक्तदान की आवश्यकता हो सकती है, जैसे सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो होता है उसके अंदर भी मान लो रक्त की कमी आ जाए तो ऐसी स्थिति के अंदर रक्तदान की आवश्यकता हो सकती है। तो ये रक्तदान जो है ये इसके दो चरण हैं, दो प्रक्रियाएं हैं, वैज्ञानिक आधारित प्रक्रियाएं दोनों की दोनों। कौन कौन सी? एक तो ब्लड को इकट्ठा करना और दूसरा आधान यानी ब्लड को दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित करना। इसके भी कुछ चरण हैं। कौन कौन से? एक तो ब्लड को इकट्ठे करने के कौन कौन से चरण हैं? तो इसके लिए ब्लड को जब इकट्ठा किया जाता है उससे पहले जो रक्तदाता है उसकी जांच की जाती है कि भाई उसका कौन सा तो ब्लड ग्रुप है। RH कारक की जांच की जाती है, किसी ना किसी रोग से ग्रसित तो नहीं है उसकी जांच की जाती है। उसके बाद एक कैनुला के माध्यम से रक्त को जो है एक थैली में संग्रहित किया जाता है और वो थैली जो है थक्का रोधी होती है। उस थैली के अंदर रक्त का थक्का ना जमे उसके लिए सोडियम साइट्रेट नामक रसायन मिला होता है उस थैली की दीवारों पर, सोडियम साइट्रेट। उस थैली में जब रक्त इकट्ठा हो जाता है तो उस रक्त को ब्लड बैंकों के अंदर यानी प्रशीतित जो ठंडी जगह हैं उनके अंदर इकट्ठा रखा जाता है। इकट्ठा कब तक रख सकते हैं? लगभग 30 दिनों तक उसको इकट्ठा रखा जा सकता है। रक्त संग्रहण में रक्त देने वाला मतलब दाता के रक्त समूह की जांच होती है। रक्त देने से पहले रक्त समूह की क्या की जाएगी? जांच की जाती है। जांच किसकी? रक्त समूह की। तो रक्त समूह बताए थे ABO समूहीकरण दो तरह के बताए थे, एक तो ABO समूहीकरण और दूसरा RH समूहीकरण। रक्त समूह होते 4 तरह के हैं। तो यहां पर इस तरह से ABO रक्त समूह की जांच होती है। इसको ABO समूहीकरण भी बोला जाता है। इसके अलावा दाता जो है उसको कोई बीमारी तो नहीं है, कोई रोग तो नहीं है, उसकी जांच होती है। उसके रक्त में उपस्थित हानिकारक तत्वों की जांच होती है, मतलब किसी तरह का कोई हानिकारक तत्व तो नहीं है। इसके अलावा रक्त को जब संग्रहण किया जाता है तो बताया कि रक्त का संग्रहण कैनुला के माध्यम से। और कैनुला कहां? तो यह अंतःस्रात्मक सिराओं की बात करें तो रक्त के लिए 2 प्रकार की वाहिनियां होती हैं, एक तो धमनी और दूसरी सिरा। तो सिरा जो है उससे रक्त को लिया जाता है और रक्त को इकट्ठा करने के बाद ब्लड बैंकों में ठंडी जगहों पर संग्रहित किया जाता है। जब इस संग्रहित रक्त की किसी मरीज को आवश्यकता होती है तो वहां से ब्लड बैंकों से उस रक्त को मरीज को उपलब्ध करा दिया जाता है। तो यहां रक्तदान की प्रक्रिया के लिए 2 चरण, एक तो रक्त का संग्रहण और दूसरा आधान। ये दोनों की दोनों वैज्ञानिक प्रक्रियाएं होती हैं। वैज्ञानिक प्रक्रिया दोनों वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं और दोनों डॉक्टर की देखरेख में होती हैं। रक्तदाता जो रक्त को देगा वो भी डॉक्टर के देखरेख में, और आधान जो किया जाएगा जो रक्त को ग्रहण कर रहा है वो भी डॉक्टर की देखरेख में। दोनों क्रियाएं संपन्न होती हैं। अब आधान की प्रक्रिया से पहले भी कुछ एक बात है जो
ध्यान रखना जरूरी है कि आधान जब हो रहा है, रक्त को किसी व्यक्ति को चढ़ाया जा रहा है, मरीज को जब रक्त देते हैं तो उससे पहले भी रक्त का दाता के साथ मिलान होता है। मतलब कि जो रक्त लेने वाला है उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है और रक्त दाता जो था उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, दोनों का मिलान होता है। तो मिलान के लिए ब्लड ग्रुप की बात करें तो यहां ब्लड ग्रुप कौन से, वही ABO समूहीकरण जो है, यहां पर 4 तरह के AB तथा O। तो इस तरह से इन समूहों की जांच होती है, रक्त समूह की। अगला, संग्रहित रक्त को आधान प्रक्रिया शुरू करने से पहले जो रक्त को संग्रहण किया था, कहां पर, ब्लड बैंकों में, तो ब्लड बैंकों में जो रक्त संग्रहित किया था उस संग्रहित रक्त को आदान प्रक्रिया, आधान जो प्रक्रिया है उसको शुरू करने से केवल और केवल कितने मिनट पहले ही निकालना चाहिए, तो 30 मिनट पहले ही भंडारण क्षेत्र से बाहर निकाल लिया जाता है। रक्त केवल अंतःस्रात्मक रूप से दिया जाता है। हाँ, यहां पर रक्त को जो ग्रहण किया था वो भी कहां से, स्रावों से, और यहां जो दिया जाता है आधान प्रक्रिया होती है उसमें भी रक्त को किससे दिया जाता है, अंतःस्रात्मक। क्योंकि वाहिनियां कितनी तरह की थी, 2, धमनी और सिरा, तो दोनों में से किससे दिया जाएगा, सिरा से ही, और ग्रहण भी किससे किया जाएगा, सिरा से। तो रक्त केवल अंतःस्रात्मक रूप से दिया जाता है। रोगी में आधान संबंधित प्रतिक्रियाएं, जैसे रोगी को रक्त चढ़ाया जाए तो उस समय कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कई बार कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे बुखार आना यानी ज्वर, ठंड लगना, साइनोसिस और हृदय गति का अनियमित होना, हृदय की जो गति है घट जाए या बढ़ जाए, अनियमित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में चिकित्सक द्वारा आधान प्रक्रिया के अंदर दवा दी जाती है। ये यदि किसी भी तरह के लक्षण है तो डॉक्टर इन लक्षणों के अनुसार औषधि देता है। तो ये आधान प्रक्रिया के कितने चरण होंगे, यहां 2 चरण। कौन कौन से, रक्ताधान के 2 हो गए, एक तो रक्त संग्रहण और दूसरा आधान। लेकिन आधान जो है ये भी 2 तरह का हो सकता है। 2 तरह का कैसे, कि मान लिया जाए कोई रोगी है लेकिन उसने पहले किसी को रक्त दिया था, तो वह अपना रक्त, पहले जो रक्त दिया, पहले संग्रहित करवा रखा है किसी ब्लड बैंक में, तो उस रक्त को खुद को जरूरत पड़े तो ग्रहण कर सकता है। और दूसरा ये होता है किसी दूसरे ने रक्त दिया, उसको कोई रोगी ग्रहण कर रहा है। तो इसके आधार पर आधान जो प्रक्रिया है ये 2 प्रकार की होती है। तो ये आधान यहां पर कितने प्रकार हो गए, 2। एक को बोल दिया समजात आधान और दूसरा हो गया समजीवी आधान। समजात का मतलब है कि किसी अन्य व्यक्ति का संग्रहित रक्त को किसी रोगी को चढ़ाया जाए, उसको तो क्या बोल दिया जाएगा, समजात आधान। तो ऐसा आधान जिसमें अन्य व्यक्तियों के रक्त को, संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है या संग्रहित रक्त को व्यक्ति को चढ़ाया जाए, उस आधान को बोला जाता है समजात आधान। ऐसा आधान जिसमें अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है उसको क्या बोलेंगे, समजात। यदि अन्य व्यक्ति का जो रक्त इकट्ठा हुआ है, संग्रहित रक्त है, उसको उपयोग में ना लेकर के खुद का ही जो है रक्त पहले से संग्रहित था उसी को काम में लिया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, समजीवी आधान। तो आधान, ऐसा आधान जिसमें व्यक्ति स्वयं का संग्रहित रक्त काम में लिया जाए, व्यक्ति का स्वयं का रक्त, स्वयं का संग्रहित रक्त काम में लिया जाए, तो उसको बोला जाता है समजीवी आधान। तो आधान की प्रक्रिया में कितने हो गए, 2। एक तो समजात और दूसरा समजीवी आधान। रक्ताधान करते समय कुछ एक सावधानियां बरतनी चाहिए। कौन कौन सी सावधानियां जिनको ध्यान में रखना जरूरी है। रक्तादान, यहां पर दोनों बातें, रक्त को संग्रहण करते समय भी और रक्त का आधान करते समय भी, दोनों समय कौन कौन सी सावधानी बरती जाना जरूरी है। तो रक्त दान करने वाला रक्तदाता और रोगी दोनों के रक्त समूह का मिलान जरूरी है। सबसे पहला काम यहां पर, पहली सावधानी, रक्त समूह का मिलान। रक्त समूह के मिलान के बाद दाता के रक्त में हानिकारक तत्वों के न होने की जांच करना कि जो रक्त दान कर रहा है वो किसी
संक्रामक रोग से पीड़ित तो नहीं है, या फिर उसके रक्त में कोई और अन्य हानिकारक तत्व तो उपस्थित नहीं है, उसकी जांच करना। इसके अलावा रक्तदान के समय आरएच कारक, आरएच प्रतिजन जो है इसका मिलान करना, आरएच कारक की जांच करना कि आरएच पॉजिटिव है रक्त या फिर आरएच नेगेटिव है, तो आरएच कारक का मिलान करना। यदि रक्त आधान हो रहा है, आधान के समय की बात की जाए, तो वहां पर भी आरएच कारक का मिलान करना जरूरी है। अगला है संग्रहित रक्त का वांछित प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात प्रशीतित भंडारण। जो रक्त संग्रहण किया है, संग्रहित रक्त है, किसी दाता से जो रक्त लिया है, तो वो रक्त को संग्रहित करते हैं। जो भी उसकी प्रक्रिया हुई कि भाई रक्त दाता के ब्लड ग्रुप की जांच हुई, रक्त दाता के शरीर से कैनुना के माध्यम से रक्त को इकट्ठा किया गया, जिस पॉलिथीन में इकट्ठा किया गया वो एक रसायन उसकी दीवार पर लगा हुआ था, जिसकी वजह से रक्त का जो है क्लोटिंग ना हो, थक्का ना बने। तो ये सभी वांछित प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद रक्त का जो है भंडारण कैसा होना चाहिए, प्रशीतित भंडारण होना चाहिए, और इसका भंडारण जो है ब्लड बैंकों में किया जाता है। ब्लड बैंकों के अंदर जहां पर रक्त को भंडारित किया जाता है उसका तापमान कम होता है। कम क्यों रखते हैं तापमान? तो उसके पीछे कारण है कि कम तापमान पर जीवाणुओं की वृद्धि ना हो। जीवाणु जो है रोगकारक हैं, उनकी वृद्धि नहीं हो, इसलिए प्रशीतित भंडारण किया जाता है। इसके अलावा संग्रहित रक्त को संदूषण से बचाना, मतलब प्रदूषित होने से बचाना, ये भी एक सावधानी है रक्तदान की। अगला है रक्त संग्रहण तथा आदान दोनों काम किसकी उपस्थिति में होने चाहिए? चिकित्सक की उपस्थिति में। यदि रक्त संग्रहण कर रहे हैं उस समय रक्तदाता को किसी तरह की कोई समस्या है तो उसकी जानकारी किसको दी जाए? डॉक्टर को। तो इसीलिए यहां पर रक्त संग्रहण या फिर रक्त जिसको दिया जा रहा है, जिस रोगी को रक्त दिया जा रहा है, वो आदान प्रक्रिया है, वो भी किसकी उपस्थिति में होनी चाहिए? चिकित्सक के उपस्थिति में। तो रक्त संग्रहण और आदान प्रक्रिया दोनों चिकित्सक की उपस्थिति में होनी चाहिए। यदि रक्तादान या रक्त संग्रहण करते समय सावधानी ना बरती जाए तो इसके जो है इसके कारण कुछ एक रोग हो सकते हैं। ये रोग कौन कौन से हैं? यदि आदान के समय असावधानी बरती जाए तो संक्रामक रोग कौन कौन से हो सकते हैं? तो ये संक्रामक रोग हो सकते हैं। कौन कौन से हैं? एक होता है HTLV, ये भी एक संक्रामक रोग है, मतलब वायरस जनित है। HTLV फर्स्ट मतलब H ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस, ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस फर्स्ट, या हम कह सकते हैं HTLV सेकंड, ये संक्रामक रोग हो सकते हैं। इसके अलावा जैकब रोग हो सकता है, ये भी एक संक्रामक रोग है। और ये आदान के समय असावधानी बरती जाए तो और कौन सा रोग हो सकता है? जैसे हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस रोग हो सकता है। बी या सी जो हिपेटाइटिस हैं ये रोग हो सकते हैं। अगला HIV रोग हो सकता है। HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये रोग हो सकता है। यदि आदान के समय असावधानी बरती जाए तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं, वहां यहां ध्यान रखना है हमको। वहां पर HTLV, जैकब रोग, हेपेटाइटिस और HIV,
ये रोग हो सकते हैं, ये सभी कैसे रोग हैं? संक्रामक रोग हैं। कब हो सकते हैं? जब रक्तादान के समय यदि असावधानी बरती जाए, जो सावधानी बताई थी उन सावधानियों को ध्यान में ना रखा जाए तो ऐसी स्थिति में ये रोग होने का खतरा रहता है।